Hello friends, welcome to my channel. Myself Dr. प्रभात कुमार दीक्षित and I do greet you all again in my channel. Friends, आज का हमारा टॉपिक कंसीट है. आज के इस वीडियो में हम कंसीट पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंसीट क्या है. सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इतना बताना चाहूँगा कि कंसीट इज वेरी इम्पोर्टेंट टर्म and it is important for the, you can say, all the lovers of literature, and especially it is important for the aspirants of TGT and PGT, the scholars, the persons who are going to appear in TGT and PGT examination are sure to be benefited through the study of this video. So if you want to know as to what is conceit and what is its importance in literature, you must go through this video. So let us start friends and know as to what is it. Friends, the term conceit is a noun which means pride. जनरल सेंस में हम बात करें तो कंसीट शब्द जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब प्राइड होता है एंड इट जनरली रिफर्स टू टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज एंड इम्पोर्टेंस. और सामान्यतः हम बात करें तो ये आप में आपकी एबिलिटीज और आपकी इम्पोर्टेंस के प्रति बहुत ज़्यादा प्राइड को शो करता है, को रिफ़र करता है. आगे बढ़ के हम बात करते हैं फ्रेंड्स लिटरेचर में, फिगरेटिव लैंग्वेज में कंसीट को समझने की कोशिश करते हैं. तो कंसीट फिगर ऑफ स्पीच, यूजुअली सिमिली और मेटाफर, इन विच टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर with the help of similes or metaphors. Conceit, figure of speech, usually a simile or metaphor. Conceit may be simile or may be metaphor. But the difference between the simile and conceit, or you can say metaphor and conceit, is that the comparison is made between two vastly different objects, and when two vastly different objects, जब दो पूरी तरह से भिन्न ऑब्जेक्ट एक साथ लिंक कर दिए जाते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, सिमिली या मेटाफर की हेल्प से, तो वहाँ पर कंसीट बनता है. कंसीट इज नो डाउट ए कंपैरिजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंसीट एक कंपैरिजन है, एंड जहाँ पर कंपैरिजन है वहाँ पर मेटाफर, सिमिली पॉसिबल है. लेकिन एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें दो डिफरेंट चीज़ें, पूरी तरह से भिन्न चीज़ें एक साथ लिंक कर दी जाती हैं सिमिली या मेटाफर की हेल्प से, तो वहाँ पर कंसीट का कंस्ट्रक्शन होता है. देयर जनरेट्स कंसीट, देयर बिकम्स कंसीट. आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपैरिजन टर्न्स इनटू कंसीट व्हेन the writer tries to make us admit a similarity between two things of whose unlikeness we are strongly conscious. Friends, comparison दो चीज़ों में कंसीट में कब कन्वर्ट होता है? फ्रेंड्स, बी श्योर दैट ए कंपैरिजन टर्न्स इनटू कंसीट. कंपैरिजन कंसीट में कन्वर्ट तब होता है जब राइटर हमको सिमिलरिटी, दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को स्वीकार कराने की कोशिश करता है
ऐसी दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी जिनके अनलाइकनेस के बारे में हमको पूरी तरह से पता होता है, जिनकी अनलाइकनेस के बारे में हम पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं। हम जानते हैं कि वो चीज़ें पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं, अनलाइक हैं, डिफरेंट हैं, फिर भी जब राइटर हमको उनमें सिमिलरिटी एक्सेप्ट कराने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कंसीट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर कंसीट का निर्माण होता है, वहाँ पर कंसीट बनती है, उसको हम कंसीट कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कंसीट इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में अगर हम बात करें कंसीट की, तो कंसीट इज ए लिटरेरी डिवाइस। कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है। यू कैन से दैट इट इज ए क्रॉस बिटवीन मेटाफर और ए सिमिली। आप कह सकते हैं कि ये मेटाफर या सिमिली के बीच में एक क्रॉस है। लाइक ए मेटाफर अ कंसीट मेक्स ए कंपेरिजन। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि मेटाफर की तरह कंसीट एक कंपैरिजन बनाता है। कंसीट में एक कंपैरिजन दिखलाया जाता है, वो एक कंपैरिजन दिखलाता है। बट द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी डिसिमिलर। लेकिन ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? वो बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इट वॉज पॉपुलर इन रिनेसा लिटरेचर। अब हम कंसीट की बात करें तो इसकी पॉपुलरिटी की बात करें तो रिनेसा पीरियड में ये काफ़ी पॉपुलर रहा। एंड रिनेसा 1515 to 1660, some scholars regard it to be from 1516, some regard it to be from 1500 to 1660, and this period is known as Renaissance period from 1515 to 1660. And during this Renaissance period, conceit was very popular. It gained popularity, so much popularity in this time. And with the advent of Romanticism, conceit fell into disfavor along with other poetic artifices of the time. लेकिन रोमांटिसिज्म के साथ साथ, रोमांटिसिज्म के एडवेंट के साथ, अपीयरेंस के साथ, अराइवल के साथ साथ कंसीट को लोगों का डिसफेवर प्राप्त हुआ। दूसरी पोइटिक आर्टिफाइसेस के साथ साथ, और लेकिन आगे चल के इन द लेट 19th सेंचुरी इट वाज रिवाइव्ड बाय द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में ये फिर से रिवाइव हुई, इसको फिर से रिवाइव किया गया फ्रेंच सिम्बोलिस्ट के द्वारा। फ्रेंच सिम्बोलिस्ट का फेवर इसको प्राप्त हुआ। इट रिसीव्ड द फेवर ऑफ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट इन द लेट 19th सेंचुरी एंड इज commonly found in brief and condensed form in the works of such modern poets as Emily Dickinson, T.S. Eliot and Ezra Pound. और एमिली डिकिंसन, टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड जैसे मॉडर्न पोइट्स के वर्क्स में हम कंसीट का प्रयोग देखते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेट्रार्कन कंसीट और मेटाफिजिकल कंसीट, दो कंसीट्स काफ़ी पॉपुलर रही। एक तो मेटाफिजिकल कंसीट जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, दूसरा पेट्रार्कन कंसीट। मैं पेट्रार्कन कंसीट की तरफ आप सबका ध्यान ले जाना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक टू से दैट पेट्रार्कन कंसीट विच वाज स्पेशली पॉपुलर विद रिनेसा राइटर्स ऑफ सॉनेट्स। पेट्रार्कन कंसीट जो कि स्पेशली पॉपुलर थी रिनेसा राइटर्स के साथ,
the writers of Renaissance period, and the writers of sonnets, because sonnet was the most popular form of sonnet is a poetic form, and it was the most popular form of Renaissance literature. is a hyperbolic comparison, एक हाइपरबोलिक कंपैरिजन है, मोस्ट ऑफन मेड बाय अ सफरिंग लवर, जो बहुधा प्रायः एक सफरिंग लवर के द्वारा बनाया जाता है, किया जाता है, ऑफ हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस, अपनी ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस का, टू सम फिजिकल ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में बी एनीथिंग लाइक टॉम्ब, ओशन, सन, मून, etc. एंड इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एडमंड स्पेंसर इज ए वेरी फेमस नेम, एडमंड स्पेंसर. Spencer's epithalamion, for instance, characterizes the velvet's eyes as being like sapphires shining bright. Epithalamion is very important work by Edmund Spenser, and it is important because it is the work in which he makes a beautiful, a wonderful, mind-blowing comparison of the beloved's eyes being like sapphires shining bright. Sapphire, नीलम, नीलमणि, a precious stone, नीलम, shining bright. Eyes has been compared to a bright blue stone which is called नीलम, with her cheeks like apples which the sun hath reddened, and her cheeks have been compared to the apples which the sun hath reddened, and her lips like cherries charming men to bite, and her lips are seen like cherries, charming cherries, beautiful cherries, red cherries, which are charming men to bite. Such a wonderful comparison is made between two dissimilar things, two dissimilar objects, and therefore this work is full of so many examples, so many instances of conceit. Friends, epithalamion is very important, and अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज एपिथैलेमियन. तो अब समझने की कोशिश करें, आप ये जानें कि एपिथैलेमियन इज अ सॉन्ग और पोएम इन द प्रेज ऑफ bride and bridegroom, a poem which is written in the praise of or to praise the bride and bridegroom is known as epithalamion. ये अक्सर पूछा भी जाता है पीजीटी और टीजीटी में. तो एक ऐसा पोएम, एक ऐसा गीत जो प्रशंसा में गाया जाता है
ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की, उसको एपिथेलेमियन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेटाफिजिकल कंसीट की। तो मेटाफिजिकल कंसीट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द 17th century इज अ मोर इंट्रिकेट एंड इंटेलेक्चुअल डिवाइस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है, और ये जहाँ तक बात करें मेटाफिजिकल कंसीट की, तो मेटाफिजिकल कंसीट मेटाफिजिकल पोइट्स से एसोसिएटेड है। मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ 17th century, and it was made popular by John Donne. John Donne is the greatest name in the field of metaphysical conceit. The beautiful use, the wonderful description, the wonderful presentation of conceit, of metaphysical conceit, is nowhere seen in nobody's poetry as is found in John Donne's. Friends, it's a intellectual device. It has been linked to intellect by the metaphysical poets. As you know that metaphysical poetry is the poetry of intellect, so intellectual quality, intellectuality is the characteristic feature of metaphysical conceit too. It usually sets up an analogy. ये सामान्यतः एक एनालॉजी को सेटअप करती है। कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट सामान्यतः एक एनालॉजी को सेटअप करती है बिटवीन वन फिजिकल वर्ड एंड समटाइम्स कंट्रोल्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। मेटाफिजिकल कंसीट एक बिटवीन वन एंटिटीज स्पिरिचुअल क्वालिटीज एंड एन ऑब्जेक्ट इन फिजिकल वर्ड, ये किसी एंटिटी की स्पिरिचुअल क्वालिटीज और एक ऑब्जेक्ट के फिजिकल वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट के बीच में एक एनालॉजी, यू कैन से कंपैरिजन सेटअप करता है। एनालॉजी यू कैन से ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनयूजुअल और dissimilar things or objects you can say, and sometimes controls the whole structure of the poem, और कभी कभी पूरे पोएम के स्ट्रक्चर को ही कंट्रोल करती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग विच इज ए फेमस पोएम ऑफ जॉन डन, एंड इन दिस पोएम डन कंपेयर्स टू लवर्स सोल्स टू ए ड्राफ्ट्समैन कंपास, और इस पोएम में वो बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, दिखलाते हैं टू लवर्स की सोर्स में और एक ड्राफ्टमैन के कंपास में। हम लाइंस को भी देख सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल, इफ दे बी टू दे आर टू सो as the shifting of a compass are two, thy soul the fixed foot makes no so to move, but doth if the other do. And though it in the center sit, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home. Friends, here John Donne has shown the comparison between two souls of the lovers, of husband and wife, with that of two strips of
a compass. How beautifully the writer says that if they be two. राइटर कहता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को समझाते हुए जब कहता है कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, आवर लव इज अ ट्रू लव, हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है और हम दोनों एक हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज यू आर माई वाइफ, you are my part of life, you are a part of my life. और अगर कोई कहे कि हम दो हैं तो हम दो कैसे हैं, वो राइटर लवर के थ्रू, हस्बैंड के थ्रू वाइफ को समझाने की कोशिश करता है. इफ़ दे बी टू, अगर वो दो भी हैं, हमारी दो आत्माएं अगर दो भी हैं, पहली बात तो वो एक हैं. एंड इफ़ दे बी टू, अगर वो दो भी हैं, दे आर टू, सो वे दो इस प्रकार से हैं, एज द स्टिफ्ट इन कंपास आर टू, एक कंपास की एक प्रकार की दो स्टिप्स होती हैं. दाई सोल द फिक्स्ड फूट, तुम्हारी आत्मा एक फिक्स्ड फूट की तरह है प्रकार के, दैट मेक्स नो शो, जो दिखावा नहीं करती है, टू मूव, घूमने का. कंपास जब राउंड लगाता है, एक स्टिप दूसरी स्टिप से जब दूर जाती है और जब वो चक्कर लगाता है तो जब वो घूमती है तो सेंटर में जो स्टिप होती है वो घूमने का दिखावा नहीं करती है, बट डथ, लेकिन मूव करती है. इफ़ द अदर टू, अगर दूसरी घूमती है तो. एंड दो इट इन द सेंटर सीट, और हालांकि ये सेंटर में बैठती है फिक्स फुट, येट व्हेन द अदर फार डथ रोम, फिर भी जब दूसरी वाली स्टिफ दूर रोम करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, इट लीन्स, ये झुक जाती है, एंड हार्केंस आफ्टर इट, एंड ग्रोज इरेक्ट, और फिर से इरेक्ट हो जाती है, खड़ी हो जाती है, एज दैट कम्स होम, जब वो वापस आती है तो बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती है और फिर से दोनों मिल जाती है. उसी तरह से हस्बैंड और वाइफ की दो सोल्स हैं. अगर हम दो हैं तो हम दो उसी तरह से, जिस तरह से एक कंपास की दो स्टिप्स, मैं यहाँ से दूर भले ही जा रहा हूँ लेकिन तुमको रोने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उससे हमारे प्यार का अपमान होगा, लोगों को लगेगा कि इनके अंदर सच्चा प्यार नहीं है और वो हमारे ट्रू लव का प्रोफेनेशन, अपमान होगा. तो हम दोनों बिल्कुल उसी तरह से हैं. मैं फिर वापस तुम्हारे पास आऊँगा और हम दोनों फिर से एक साथ खड़े होंगे, एक साथ मिल जाएंगे. तो यू नीड नॉट टू मॉर्न दिस सेपरेशन, एंड दैट्स ऑल. ओके फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल कंसीट और कंसीट की ये स्टडी यूजफुल होगी आपके लिए, ऐसा मैं समझता हूँ. ओके, गुड बाय, थैंक्स.